जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, अब जैसे खुद ही आप सोचो, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पे अभी अगरबत्ती जला दूं कोने में, तो धीरे 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 वो पूरे रूम में फैल जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो आप, आपने पानी में इंक डाली तो थोड़ी देर तक तो वो एक जगह पे इकट्ठा रही, लेकिन उसके बाद धीरे 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 पूरा पानी नीला हो गया, जब तक कि वो पूरा फैल नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा कंसंट्रेशन उस इंक का बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि इंक का कंसंट्रेशन या फिर अगरबत्ती के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स उनका कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा था, बाकी जगह पे कम था, तो हाई से लो की तरफ मूव किया। तो चीज़ें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं हर जगह। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, किसने करी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी। तो सबसे पहली बात, डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी किसमें, कॉर्क में, लकड़ी के टुकड़े में। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ये रॉबर्ट हुक हैं, कॉर्क से डिस्कवरी करी थी इन्होंने 1665 में। और लिविंग यानी कि ये तो मृत कोशिका हो गई, जीवंत कोशिका की अगर बात करें तो ये पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और ये करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने। अब ये कब करी थी ये पता होना चाहिए, ये करी थी 1674 में, 1674 में। सेल थ्योरी की अगर बात करेंगे तो शेल्डन और स्वान, ठीक है, शेल्डन और स्वान ने दिया था, ठीक है, शेल्डन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी को। और ये किस साल दिया था, 1838, 1838 में दिया था। और ये सेल थ्योरी इन्होंने क्या दिया था, क्या बोलती है सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल है क्या चीज़, तो सेल की यहीं से डेफिनेशन निकल के आ जाती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, है ना। तो यानी कि जो भी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा घर बना होता है ईंटों से बना होता है ना, ब्रिक से बना होता है, तो ऐसे जो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो वो सेल से बना हुआ है। उसको अगर हम उसको एकदम ब्रेक करेंगे, जैसे कि कोई भी मैटर होता है, कोई पदार्थ होता है, तो एटम से बना होता है, हमने एटम पढ़ा था केमिस्ट्री में, वैसे ही यहाँ पे सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई होती है ये। शेल्डन और स्वान ने 1838 में दी था। और इसको फर्दर इम्प्रोवाइज किया, इसमें फर्दर एडॉन्स किए थे वर्चॉव ने। वर्चॉव ने क्या एडॉन्स किए थे इसमें, वर्चॉव ने ये बोला था कि कोई भी जो नई सेल बनती है, न्यू सेल इज मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही नई सेल बनती है। और ये कब बताया था, कब बोला था वर्चॉव ने, ये बोला था 1855 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इस तरह से पूछ लेता कभी कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये वर्चॉव ने दी थी 1855 में। क्लियर है। अब हमारे दो तरह के, हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है, ठीक है। अब इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक तो है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो एक तरह की सेल से बने हैं, जो बहुत ही सिंपल तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, हम 3 पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, जो कि हमारी आउटर सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल, जो कि हमारी आउटर लेयर होती है, सेल की बाहरी परत होती है, एक तरह का आप सेल का ये बॉडीगार्ड मान सकते हैं, सेल को जो शेप देता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। दूसरा होता है जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं तो हमें एक फ्लूइड मिलता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, और सबसे अंदर पे जो बैठा रहता है न्यूक्लियस बैठा रहता है, और इसके जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, इनको बोलते हैं कोशिकांग। इनका काम क्या होता है, इनका सब का अलग अलग काम होता है, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अभी आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका झिल्ली पे, ये क्या होती है, तो ये आउटर लेयर होती है। पहली बात तो सबसे पहले अगर आप सेल में एंटर करेंगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन ही मिलेगी, कोशिका झिल्ली। ये इसको शेप प्रोवाइड करती है सेल को। ये लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है, सर लिविंग होती है ये। और ये पता है सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल का तो मतलब होता है कि सबको अलाउ कर दे, इम्परमिएबल जो किसी को अलाउ ना करे। कौन सी मिट्टी, सॉयल, मैंने पढ़ाई थी इम्परमिएबल होती है, जरा बताना। सेमी परमिएबल का मतलब सिर्फ कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को अलाउ नहीं करेगी। सेलेक्टिवली परमिएबल भी इसको हम बोल देते हैं। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड्स की।
प्रोटीन प्लस लिपिड, और लिपिड कैसा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। परसेंटेज पूछ लेता है तो 50% ये, 50% ये। इतनी चीज़ क्लियर सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। और इम्परमेबल होती है हमारी जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी। अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन। अब जैसे कि हमने पढ़ा था विंड क्यों चलती, पवन कब चलती है, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विंड चलती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। ऐसे ही जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, अब जैसे खुद ही आप सोचो, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पे अभी अगरबत्ती जला दूं कोने में, तो धीरे 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 वो पूरे रूम में फैल जाएगी। एक और एग्जांपल ले लो आप, आपने पानी में इंक डाली तो थोड़ी देर तक तो वो एक जगह पे इकट्ठा रही, लेकिन उसके बाद धीरे 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 पूरा पानी नीला हो गया, जब तक कि वो पूरा फैल नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा कंसनट्रेशन उस इंक का बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि इंक का कंसंट्रेशन या फिर अगरबत्ती के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स उनका कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा था, बाकी जगह पे कम था, तो हाई से लो की तरफ मूव किया। तो चीज़ें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं हर जगह। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या होता है, अंतर बस इतना होता है कि ऑस्मोसिस में एक झिल्ली आ जाती है जिसको कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे भी हाई से लो में मूवमेंट होता है, बड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स को कि क्या हाई से लो। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन वाटर की बात होती है। हाई से लो का जो मूवमेंट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, वाटर। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने तो हाई से लो बताया, तो देखो यहाँ पे लो से हाई है, वो फिर वहाँ पे जो सल्यूट्स होते हैं उनकी बात आ जाती है। सल्यूट छोड़ दो, एक चीज़ याद रखो कि वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करता है। और यहाँ पे 3 तरह के वो केसेस बनते हैं, यहाँ पे आपको बनाता हूँ। एक तो हमारा बनता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन होता है जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बाहर हाई है और अंदर लो है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन में अगर मैं किसी सेल को रख दूंगा, सेल को जैसे मैंने रख दिया, ये सेल है, ये कोशिका है, ये फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था। क्लियर है? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हाइपरटोनिक में चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, बाहर कम था, और हाइपरटोनिक में कम था बाहर, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट हुआ और यहाँ पे चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। यहाँ पे बताइए आइसो है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसा आपने रखा है वैसे ही रहेगी वो, क्योंकि दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन है। सेल वॉल क्या चीज़ होती है? सेल वॉल का काम वही होता है जो सेल मेम्ब्रेन का होता है, सेल को शेप प्रोवाइड करना इसका काम होता है। लेकिन ये डेड होती है, लिविंग नहीं होती है, और ये सेमी परमिएबल नहीं होती उसकी तरह, ये फुल्ली परमिएबल होती है। अब बस होता ये है कि ये सब में नहीं पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन तो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी जिसमें सेल है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ उसी में पाई जाएगी जो प्लांट सेल होगी, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल होगी, जो फंगस की सेल होगी, कवक की कोशिका होगी। तो सर क्या इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है? मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, ये सिर्फ उन्हीं में होता है जो ये प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, यानी एनिमल की जो सेल होगी। जैसे हम लोग एनिमल में आते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस जो है एनिमल आते हैं, जो हमारे जिनको हम एनिमल बोलते हैं, गाय भैंस ये सब, ये भी एनिमल्स में आते हैं। तो इनमें सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे याद रखो, क्योंकि प्लांट्स को कोई भी आके मार के चला जाता है, बैक्टीरिया की, इन सबको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो एक एक्स्ट्रा इनको लेयर मिल जाती है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जैसे मान लो कि अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन ऐसे बन जाए, मतलब डायग्राम बना दे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक और बना दे, तो समझ जाना कि 2-2 लेयर हैं। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल तो नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो 2 लेयर बना देगा, इसका मतलब है कि बाहर वाली वॉल है और अंदर वाली मेम्ब्रेन है। प्लांट में ये बनी होती है सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिन की, या फिर इसी को ही पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। और इसका जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर जो कवरिंग होती है, ये एक स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर होती है, नहीं कि स्मूथ टाइप होती है, ऐसे झिल्ली टाइप, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये नाम याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स। फंगस की जो बनी होती है ये कॉम्प्लेक्स सुगर होती है, जिसको चिटिन या काइटिन जो भी बोलना बोल लो, इसका बना होता है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वायरस की बात करें, वायरस जो होता है हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो न्यूक्लियस सबसे सेंटर में होता है, ये केंद्र में बैठा होता है, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं।
अब ब्रेन ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल में अभी मैंने बताया डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे आपको कोशिका अंग मिलेंगे, कोशिका के अंग मिलेंगे जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस को होता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी इसकी डिस्कवरी, भूरे जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये गोल गोल कुछ है, ये है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है? ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी राइबोसोम बनाता है। ये क्या होता है? राइबोसोम फॉर्मिंग सेंटर होता है जिसको हम राइबोजेनेसिस बोल देते हैं। तो राइबोसोम फॉर्मेशन में इसका काम होता है। ये जो छोटे डॉट डॉट दिख रही है, ये डॉट 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 टाइप के स्ट्रक्चर, इन्हीं को राइबोसोम बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन मटीरियल बोलते हैं इसी को। और ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है, जब सेल डिवाइड होती है, जब ये सेल डिवाइड होती है तो आपस में ये एंटैंगल हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और ऑर्गेनाइज होके बना देते हैं क्या? ऑर्गेनाइज होके बना देंगे आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमैटिन मटीरियल से ही क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। कितना क्रोमोसोम होता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है तो 23 पेयर, इन टोटल 46 हो जाएगा। 22 ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल होता है जो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, और बाकी का एक जो पेयर होता है वो सेक्स में इन्वॉल्व होता है। वो हम देखेंगे क्या होता है, कैसे वो सेक्स में इन्वॉल्व होता है। XX और XY होता है, XY मेल में होता है और XX फीमेल में होता है। क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया था। जो क्रोमोसोम बना होता है, क्रोमोसोम खुद DNA और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन होती है, उससे ये क्रोमोसोम का जो प्रोटीन है वो बना होता है। उससे पहले साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो जब हम एंटर करते हैं सेल के अंदर, तो ये तो सेल वॉल हो गई उसकी, और सेल मेम्ब्रेन हो गई उसकी, और अगर प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, फंगल सेल है, तो सेल वॉल भी होगी एक। और जब अंदर घुसेंगे तो पानी ही पानी दिखेगा यहाँ पे, मतलब सेल का अंदर का कॉम्पोनेंट ज़्यादातर पानी ही है। ठीक है, और ये जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, इसी में सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, आप ये चीज़ को इमेजिन कर पाओगे कि अगर मैं बोलूँ कि ये सेल कोलैप्स कर जाएगी, अगर मतलब कोलैप्स क्यों नहीं कर रही है ये? क्योंकि यहाँ पे तो ये फ्लूइड टाइप है, तो ऐसे मतलब इतना तो हार्ड नहीं होती, बड़ा ही ये सॉफ्ट लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, तो एकदम से कोलैप्स क्यों नहीं कर जाती है? मतलब समझ रहे हो क्यों ऐसा टिका हुआ है? ये क्यों टिका हुआ है? तो इसी तरह मैं आपसे पूछ लूँ कि तुम क्यों टिके हुए हो? तुम्हारी भी तो स्किन है, ठीक है, और अंदर पानी वो बह रहा है, खून बह रहा है, वो लिक्विड होता है, तो फिर मतलब ये खड़ा कैसे हुआ? शरीर ये खड़ा कैसे हुआ है? स्केलेटन है ना, स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों ने इसको खड़ा करके रखा है। जैसे बिल्डिंग है, घर है, आपका खड़ा क्यों हुआ है? उसमें तो ईंटें ढह क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि उसका एक स्केलेटन है, एक फ्रेमवर्क। ऐसे ही साइटोस्केलेटन होता है एक सेल के अंदर, साइटोस्केलेटन होता है, जिसका काम क्या होगा साइटोस्केलेटन का? कि ऑर्गेनाइज करना बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट को और सेल को शेप प्रोवाइड करना। एक शेप सेल मेम्ब्रेन भी करता है और साइटोस्केलेटन, ठीक है, और इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करना, यानी इसको एक तरह से चलने फिरने में हेल्प करना, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखना। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन का काम होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स पे आते हैं अभी एक एक करके। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्यों लिए इसको? क्योंकि यही है जो सबको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में करता है, इसीलिए इसको हम एनर्जी करेंसी यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोल देते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोल देते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का होता है। इसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर मैंने बताया था, 10⁻⁶ मीटर। जो विजिबल लाइट होती है उसका जरा वेवलेंथ मुझे कमेंट बताइए, कल मैंने आपको बताया था कितना होता है। तो इसमें आपकी क्या मैंने बताया, इसमें 2 लेयर होती हैं। ठीक है, 2 लेयर होती हैं, आउटर वाली पोरस होती है और अंदर वाली जो होती है इनर वाली होती है, उसी में ही ATP का फॉर्मेशन होता है। और विजिबल लाइट का क्या स्पेक्ट्रम होता है? 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर।
अब ये जो होता है किस शेप का होता है, तो ये सॉसेज शेप का होता है, सॉसेज शेप टाइप लग रहा है ये। प्लस ये इसके अलावा एनर्जी के फॉर्मेशन के अलावा एपोप्टोसिस में भी इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस? ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल को अगर खुद से मरना है, ठीक है, सुसाइड करना, तो लाइसोसोम वगैरह तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मेन जो फंक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे इतनी चीज़ें पूछे कि एनर्जी कहाँ पे बनती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, इनर मेम्ब्रेन बनती है, आउटर पोरस होती है, एंड सॉसेज शेप का होता है, और एपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इसका मेन फंक्शन होता है। और ये जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप राइबोसोम देख रहे होंगे, ध्यान रखना सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा भी देखेंगे। सिर्फ 2 ऐसे होते हैं, एक डीएनए होता है और एक राइबोसोम, और जो दूसरा होता है वो तो एनिमल सेल में होता ही नहीं है। मतलब एनिमल सेल में तो एक ही होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो कि चीज़ों के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चीज़ों के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना। अब किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना? तो एक्चुअल में ये तो करता है ट्रांसपोर्ट, इसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो करते हैं इसका, जो भी चीज़ का सिंथेसिस करते हैं। और 2 पार्ट्स इसके होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला रफ क्यों है? राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी अगर आप बता सकें तो? उनका नाम जी से स्टार्ट होता है। तो रफ क्या कर रहा है? राइबोजेनेसिस में, सॉरी राइबोसोम है उसमें, तो राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। और स्मूथ वाला स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है, और ये करता है फैट और लिपिड का सिंथेसिस, और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन में ध्यान रखना, एक आपका होता है पेरोक्सीसोम करके, ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है पेरोक्सीसोम। ये फैटी एसिड्स को ब्रेक करता है, फैटी एसिड्स को ब्रेक करेगा ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है, जिससे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवा लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स की वजह से होता है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है उसमें। अच्छा, इसको डिस्कवरी किया था जॉर्ज ई पैलेड ने। जॉर्ज ई पैलेड ने इसका डिस्कवरी किया था राइबोसोम का। क्लियर? और ये जो इस तरह से ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे था, और यहाँ पे सिस्टर्ने है ये। गोल्गी एपरेटस, गोल्जी का है, हिंदी में बोलते हैं इसको। कैमिलियो गोल्गी ने इसका इन्वेंशन किया था। कैमिलियो गोल्गी वही इंसान है जिन्होंने एक ब्लैक इंक रिएक्शन करके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिराइव किया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है? ये पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व है, चीज़ों की पैकेजिंग करेगा और डिस्पैचिंग करेगा। जो चीज़ बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट इज ईआर में, तो वो गोल्गी एपरेटस तक पहुंचेगी, इसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये इसको हम बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। ये मैच्योरिंग फेस होता है। पूछता है कि गोल्जी काय में कौन सा मैच्योरिंग फेस होता है, तो ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेस होता है। सिस फेस जो होता है ये न्यूक्लियस की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो फेज है ना, ये सिस फेस है जो कि न्यूक्लियस की तरफ है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है वो ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस। ये जो न्यूक्लियस से अटैच्ड ये पार्ट है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो पीछे देखा है, ठीक है। इसका जो ये वाला फेस है, ठीक है, एक जो फेस है सिस फेस, ये वाला जो फेस है ये कनेक्टेड होगा, ये वाला जो फेस है ये कनेक्टेड होगा न्यूक्लियस से, और ये वाला जो फेस है जहाँ से चीज़ें निकलेंगी वो आपका दूसरी साइड रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के साइड। लाइसोसोम पे आते हैं। और एक चीज़, ट्रांस से ट्रांसपोर्ट आप याद कर सकते हो, बिल्कुल, ट्रांस से ट्रांसपोर्ट, ट्रांस फेस से ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और गोल्जी एपरेटस में ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। यहीं पे ही लाइसोसोम बनता है, और लाइसोसोम के अंदर पानी भरा होता है, जो बताएंगे तुम्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक। आ जाओ लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल में काम करता है। वेस्ट डिस्पोजल, चीज़ों को जो वेस्ट वगैरह होता है सेल का, उसको डिस्पोजल करता है, प्लस
सेल को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये होता क्या है कि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, लेकिन ये खुद गोल्जी अपरेटस में बनता है। तो जब इसको लगता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनल परफॉर्म नहीं कर रहा है अपना फंक्शन ढंग से, तो गुस्सा हो जाता है, मुंह फुला देता है, फूल के फट जाएगा और सेल मर जाएगी। तो इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये हो गया। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम मैंने आपको बता दिया है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और जॉर्ज ई पैलेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। सेंट्रोजोम क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपका सेंट्रोजोम होता है जो कि हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये जो सेंट्रोजोम है ये सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। सेल डिवीजन में, ठीक है, ये सेंट्रियोल से मिलके बना हुआ है। दो सेंट्रियोल से मिलके सेंट्रोजोम बनता है, दो सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल खुद ये सिलेंडर शेप के माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये सिलेंडर शेप के, सिलेंडर शेप के। ये किस तरह से, मतलब क्या होता, मतलब इसको एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको 9+0 स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान रखते हैं। तो 9+0 या 9+2 इस स्ट्रक्चर में ये बनते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होते हैं सेंट्रियोल बनाने के लिए, और दो सेंट्रियोल मिलके बनता है सेंट्रोजोम। और ये सब किस में हेल्प करते हैं? सेल के डिवीजन में काम करते हैं ये, ठीक है। कभी पूछ ले माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या होता है, तो उत्तर सेंट्रोजोम होगा, ठीक। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही कुछ जगह कुछ हमारे पार्ट की सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि लिवर, किडनी वगैरह की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनकी सेल में जो ER होता है, तो उनमें एक एंजाइम देखने को मिलता है P450, ठीक है। वो उसको कुछ ऐसे साइटोक्रोनिक कुछ बोलते हैं, साइटोक्रोनिक P450 एंजाइम। तो अगर पूछ ले कहाँ पे होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो जो वेस्ट डिस्पोजल वगैरह में इसका थोड़ा सा फंक्शन होता है। P450 एंजाइम किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैक्यूल क्या करता है? सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम होता है वैक्यूल्स का। अब ये वैक्यूल्स जो हैं ये परमानेंटली पाए जाते हैं प्लांट सेल में, परमानेंटली पाए जाते हैं एक जो पादप कोशिका होती प्लांट सेल में। लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं एक एनिमल सेल में, टेम्परेरी होते हैं एक आपकी जो कोशिका होगी एनिमल्स की, जंतु कोशिका। और ये जो प्लांट सेल में होंगे ये रफली उसका 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखेंगे। प्लांट का 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं ये, ठीक है, रिजिडिटी टर्जिडिटी। अब ये आते हैं प्लास्टिड में। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल पाया जाता है। जैसे कि सेल वॉल देखे थे, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं थी, वैसे प्लास्टिड भी एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लास्टिड के 3 बेटे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसको क्लोरोफिल होता है इसमें, जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फूड के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज में हेल्प करता है। अब बात ये आती है कि किसके स्टोरेज में हेल्प करता है ये, तो देख लेते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 बेटे होते हैं। एक तो इलाइयोप्लास्ट होता है, एक एल्यूरोप्लास्ट होता है और एक एमाइलोप्लास्ट होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके, इलाइयो, एमाइलो और एल्यूरो। लाई में फैट होता है, तो फैट का सिंथेसिस ये स्टोरेज कर रहा है। ल्यूरो प्रो में भी देखो आ रहा है, प्रोटीन। और बच गया क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का ही सिंथेसिस करता है एमाइलोप्लास्ट।